हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम जो है लगातार क्लास 12th की बायोलॉजी को पढ़ा रहे हैं और हमने देखा पुष्पीय जनन, पुष्प में लैंगिक जनन। इससे पहले जो है हमने पढ़ाया आपको जीवों में जनन। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आज जो पुष्पों में जनन होता है, एक था प्राकृतिक रूप से, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, देखिए कृत्रिम परागण का अर्थ क्या है यहाँ पे कि ऐसा परागण होता है जो मनुष्य द्वारा, कृत्रिम की जहाँ बात करेगी, जहाँ बनाने की बात आएगी, वहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, मनुष्य जो होगा वर्क करेगा। तो मनुष्य द्वारा जो होता है अपने लाभ के लिए उत्तम नस्ल उत्पादन करने के लिए किया जाता है। मतलब मनुष्य जो है उन पुष्पों के अच्छी क्वालिटी, अच्छी नस्ल, अच्छी पैदावार, अच्छी फसल के लिए जो होता है ये कृत्रिम परागण कराता है। तो विधि क्या होती है इसके अंतर्गत देखा जाए तो कृत्रिम विधि के अंतर्गत दो प्रकार के आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। इसमें एक हिस्सा आता है विपुंसन। विपुंसन, बात कर ले हम विपुंसन की, तो विपुंसन होता क्या है? तो विपुंसन के अंतर्गत क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है कि जो पौधों पर पुष्प लगे रहते हैं, तो जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, उन बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंतर्गत जो होती है बर्ड्स होती है, जो कलिका होती है, तो कलिका अवस्था में ही उसके समस्त पुंकेसर को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। और जब समस्त पुंकेसर को काट दिया जाता है तो अब क्या होगा कि स्वपरागण की घटना ही जो होगी समाप्त हो जाएगी। मतलब क्या होता है निषेचन के लिए कि आप देखे होंगे कि पुष्पों के अंतर्गत जो है यदि इस प्रकार की संरचना है और इसमें एक निकला हुआ है ये वाला हिस्सा, तो इसमें ही मान के चलिए पुंकेसर है और ये वाला हिस्सा जो है अंडाशय है। तो यदि पुंकेसर, तो ये वाला हिस्से को क्या किया जाएगा, काट करके निकाल दिया जाएगा। मतलब देखिए यदि व्यवहारिक के अंतर्गत बात कर लें, मतलब इससे रिलेटेड तो देखा जाए तो आप जो पुष्प के अंतर्गत जो है, यदि कोई पुष्प है और उस पुष्प का जो है अगला हिस्सा जो है यहाँ पे जो परागकोश निकला हुआ है, यदि उसको जो है समाप्त कर देंगे और उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो उस पुष्प जो होगा सूख कर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन उसके अंतर्गत जो होगी या उससे जो होगी कोई नई पुष्प की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो सिंपली हमें विपुंसन समझना है कि इस प्रक्रिया में पौधों पर लगे रहते हैं जो बाइसेक्सुअल जो पुष्प होते हैं, उनकी कलिका को क्या कहा जाता है, कलिका के अंतर्गत जो परागकोश होता है, पुंकेसर होता है, उसको काट कर निकाल देते हैं, जिससे स्वपरागण की संभावना क्या होती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो एक तो कृत्रिम विधि में हमने पहला देख लिया विपुंसन। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट थैलीकरण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम ही है थैलीकरण। अब थैलीकरण क्या होता है, देखिए एक प्रकार से ये क्या होता है, बंध्याकृत, मतलब इसका नसबंदी कर देगा। इसमें क्या हो गया, बंध्याकृत पुष्प एवं अबंध्याकृत पुष्प को छिद्रित पॉलिथीन की थैली में क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, और ज्ञान के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के ऊपर परिपक्व परागकणों को क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है, वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है, पुनः थैली को ढक दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद ज्यांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। मतलब एक प्रकार से क्या कहना है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक जो है, यदि इसको रिलेट किया जाए तो आप देखिए जैसे स्पर्म को कलेक्ट करके, ठीक ना, और डायरेक्ट सीमन के माध्यम से क्या किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही क्या करता है ये कि थैलीकरण में क्या किया जाता है कि पुष्प के
जो प्रकोष्ठ होते हैं, जो पुष्प में बंध्याकृत एवं अपंध्याकृत पुष्प को क्या किया जाता है, छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर क्या किया जाता है, छिद्रित जो पॉलीथीन होगी उससे बांध दिया जाएगा। जब वो परिपक्व हो जाएगा तो उसी छिद्रित थैली को क्या किया जाएगा, खोला जाएगा परिपक्व होने के बाद, और उसको ले जाकर किसी पुष्प के ऊपर क्या किया जाएगा, झाड़ दिया। तो जैसे झिल्ली को झाड़ देगा तो उसके अंदर जो पुंकेसर है, वह पुंकेसर जो है उस वर्तिकाग्र पुष्प के वर्तिकाग्र को पहुँचते हुए, वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुँच जाएगा, और वहाँ से जो होगा एक हाइब्रिड वाली प्रोसेस हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि फल से बीज एकत्रित किए जाते हैं और इन्हें अनुकूल मौसम में उगाकर उनसे पोषों का अध्ययन किया जाता है। एकलिंगी पुष्पों में बंध्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब एकलिंगी पुष्प होंगे उसमें तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जो बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, उसके अंतर्गत जो होती है ये वाली प्रोसेस, बंध्याकरण वाली प्रोसेस जरूरी होती है। तो बंध्याकरण समझ में आ गया कि पुष्प के ऊपर जो होती है क्या होती है, पुंकेसर को जो है छिद्रित झिल्ली से बांध दिया जाता है, और उसके ऊपर जो जब परिपक्व होता है तो उसको निकाल करके खोल करके ले जाकर किसी दूसरे पुष्प के ऊपर झाड़ दिया जाता है, जिससे क्या होती है, निषेचन की प्रोसेस हो जाती है। और यहाँ पर देखा जाए कि परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण क्या है, मतलब परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, मतलब परागकण जो है वर्तिकाग्र पर कैसे अंकुरित होता है। तो परागकण मादा पुष्प का की वर्तिकाग्र पर पहुंचकर फूल जाते हैं। क्या होते हैं, जैसे ही परागकण जो होता है मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला हिस्सा है, ये अंडाशय वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा जो ऊपर क्रेटर टाइप में होता है, छिद्र टाइप में, तो यही जो है क्या होता है, वर्तिकाग्र है। और ये वाला नली जो है वर्तिका है, और ये अंडाशय है, और इसी के अंदर अंडा होता है। तो जैसे ही ये परागकण जो होता है इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो क्या होता है, फूल जाएगा, और जब फूल जाता है तो अपना अंकुरण प्रारंभ करता है। वहीं से क्या होता है, अंकुरित होना शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम फूली हुई नली कोशिका का अंतःचोल, बाह्य चोल में स्थिति किसी एक जनन छिद्र से एक ही परागनलिका के रूप में बाहर निकलता है, और यह अंडाशय में स्थित बीजांड के पास पहुंच जाता है। मतलब यहाँ से अंकुरित होगा और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, पहुँच जाता है। अब देखिए परागनलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होता है। वर्तिका से होते हुए परागनली अंडाशय में पहुंचती है। परागनली शीघ्र ही बीजांड के समीप पहुंच जाती है। इसी बीच परागनली में स्थित जनन केंद्रक को विभाजित होकर दो नर युग्मक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, दो नर युग्मक बना लेते हैं। बीजांड में परागनली अंडधारी प्रवेश, निभागी प्रवेश, कौलोदंगभंदा प्रवेश, तीन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। किसको, परागनली के अंतर्गत जो परागकोश है उसको तीन हिस्सों से गुजरना पड़ता है। पहले हमने बताया वर्तिकाग्र पर जाएगा, फूल जाएगा, अंकुरित होगा, धीरे धीरे जो है वर्तिका के माध्यम से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, अंडाशय के पास पहुँच जाता है। आइए देखते हैं हम दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से कि दोहरा निषेचन क्या होता है। देखिए यह निषेचन सबसे पहले किस में देखने को मिलता है, आवृत बीजी पौधों में। और देखिए यहाँ से जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो चीज़ मिलेगी, एक बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगा कि दोहरा निषेचन जो होता है किस प्रकार के पुष्पों में होता है, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आवृत बीजी पौधों में देखने को मिलता है। आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर जो होती है, जिनके बीज और बीज के ऊपर क्या होती है, छिलके पाए जाते हैं, कवर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो होता है ये बड़ा होकर क्या बन जाता है, तो यह बड़ा होकर के जो होता है फल भित्ति में कन्वर्ट हो जाता है आवृत बीजी पौधे। तो हमने देखा कि दोहरा निषेचन कहाँ देखने को मिलती है, आवृत बीजी पौधों में। परागनलिका भ्रूणपोष में जाकर क्या होती है, फट जाती है। अब देखिए जैसे हमारा जो है ये हमारा अंडाशय हो गया, ये वर्तिकाग्र हुआ, ये वर्तिका हुआ। अब जो है परागकोश यहाँ पे गया, यहाँ पे फूल गया, फूलने के बाद क्या होगा, वर्तिका से होते हुए कहाँ गया जाएगा, अंडाशय में जाएगा। और जैसे ही अंडाशय के अंतर्गत जाएगा तो यहाँ पर क्या है, आपका एक भ्रूण है, और भ्रूण के अंदर जैसे ही जाता है तो इसको क्या करेगा, छिद्र करता है, और जैसे छिद्र करेगा तो क्या होगा, फट जाएगा। तो कह रहे हैं कि परागनलिका जो होती है भ्रूणकोश में जाकर क्या होती है, फट जाती है, जिससे दो नर युग्मक उत्पन्न स्वतंत्र हो जाते हैं, दो नर युग्मक निकलते हैं, और एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करके युग्मनज बना लेता है, जिसे हम संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। इसका नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर के एक त्रिगुणित हो जाता है, अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित, मतलब 3 का गुणज बन जाता है, द्विगुणित 2 का गुणज हो जाता है, अगुणित n कहलाता है, मतलब n से हम इंडिकेट करते हैं। तो अब क्या होता है कि जो दो गुणसूत्र जो हमारा नर युग्मक था, जब वह नर युग्मक क्या हुआ, जो परागनलिका थी जाकर फट गई, फटने के बाद दो नर युग्मक बना ली। एक नर युग्मक क्या होता है कि अंडकोशिका में संयोजन करके क्या बना लेगा, युग्मनज जाइगोट का निर्माण कर लेता है, और साथ ही साथ दूसरा जो होता है वह केंद्रक के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, त्रिगुणित, क्योंकि केंद्रक के अंदर जो होता है ऑलरेडी 2 गुण मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर जाएगा और एक क्या मिलेगा, मिला करके त्रिगुणित हो जाता है।
उसके बाद क्या है कि जिसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष क्या होता है, केंद्रक कहलाता है। इसे त्रिसमेकन कहते हैं। त्रिसमेकन क्या होता है, तो अब त्रिसमेकन हम समझा सकते हैं कि जब पुष्प के अंतर्गत जो होती है पुंकेसर या पराग जो होता है, अगर परागकोश जो होती है फट जाती है, फटने के बाद जो होती है एक केंद्रक के साथ जो होती है अपना युग्मज बना लेती है, और जब केंद्रक के साथ बनाती है तो वही त्रिगुणित हो जाता है, और इसी त्रिगुणित को हम क्या कहते हैं, त्रिसमेकन कहते हैं। और इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, मतलब त्रिसमेकन को ही क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। आप यहाँ भी कह सकते हैं कि दो फटने के बाद जो होता है युग्मज कोशिका संयोजन करके एक युग्मज बनाते हैं, केंद्रक बनाता है, जहाँ पे त्रिगुणज होता है, और वही त्रिगुणज त्रिसमेकन कहलाता है, और त्रिसमेकन को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। त्रिसमेकन से बना त्रिगुणित केंद्रक बाद में भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो भ्रूण में परिवर्धन के समय भ्रूणपोष में काम आता है। तो देखिए भ्रूणपोष के प्रकार, भ्रूणपोष के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला बात कर लेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होते हैं, इसमें भ्रूणपोष जो होता है केंद्रक लगातार क्या होता है, स्वतंत्र रूप से विभाजन होता रहता है। मतलब जो केंद्रकीय गुणसूत्र होता है, केंद्र के भ्रूणपोष होता है, वो लगातार क्या होता है, विघटित होता रहता है, विभाजन होता है, लगातार बढ़ता रहता है, और बहुकेंद्रकीय भ्रूणपोष बना लेगा। जब बार बार टूटेगा, बार बार टूटता रहेगा, मतलब संलयन की प्रक्रिया होगी, तो इससे क्या होगा कि वह भ्रूणपोष लगातार बनाता रहता है, और लगातार किसी चीज़ को बनाते बनाते क्या होता है, आप देखिए जैसे एयर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप आटे को गूँथ रहे हैं, तो आटे को गूँथते समय क्या होती है, उनके बीच फट जाता है, एयर बन जाता है। तो ठीक वैसे ही क्या हो जाएगी, एयर बनेगा, और जब एयर बन जाएगा तो वही क्या होती है, रिक्तिका, मतलब खाली स्थान की क्या कहलाएगा, रिक्तिका कहलाएगा। और जब रिक्तिका बन जाती है तो यह किसमें बनती है, सूरजमुखी का है, गेहूँ का है, चावल है आदि, इसमें क्या हो जाती है, रिक्तिका बनती है। इसमें जो होता है केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। दूसरी जो होती है कोशिकीय भ्रूणपोष, क्या होती है, कोशिकीय भ्रूणपोष होती है। कोशिकीय भ्रूणपोष क्या है, इसमें देखिए, आइए देखते हैं। कोश के इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका होता है, कोशिका द्रव्य जो होती है उसी का विभाजन होता है, जिससे शुरुआत से ही कोशिकीय हो जाता है। और यह किसमें पाया जाता है, कोशिकीय विभाजन किसमें पाई जाती है, धतूरा में कोशिकीय विभाजन पाई जाती है। एक है हिलोबियल भ्रूणपोष। यह क्या होता है, यह केंद्रिका भ्रूणपोष एवं कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों के बीच की अवस्था होती है। मतलब केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं, हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। और यह देखा जाता है किसमें, एस्फोडेलस में। चलिए एक और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, बीज व फल का निर्माण। बीज व फल का निर्माण कैसे होता है, बीज व फल। देखिए बीज क्या है, सीड्स। जब दोहरा निषेचन हो जाता है, दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बीजांड में बहुत सारे से परिवर्तन होते हैं। जो बीज वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसका फलस्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बाह्य अध्यावरण सूख कर बीज के बिचौल का निर्माण करता है। जो बाहरी आवरण होता है, तो जो कवर होता है, जो बीज की रक्षा करती है, जो बिचौल होता है, वह क्या होता है, सूख करके, ठीक ना, वही क्या कहलाता है, बिचौल कहलाता है। एक अंतः अध्यावरण होता है जो अंतः कवच का काम करता है, ठीक ना, मतलब बाहर से सुरक्षा करेगा, अंदर से सुरक्षा करेगा। तो हमने देख लिया बीज। बात यहाँ पे क्या है, फल की। निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाए। मतलब हम कह सकते हैं कि निषेचन के बाद अंडाशय का फल में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, फल कहलाता है। अभी कैसे होता है, परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनती है। क्या बनती है, फल भित्ति बनती है। कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे बाह्य दलपुंज, पुष्पासन आदि भी भाग लेते हैं, तब ऐसे फल असत्य फल कहलाते हैं। असत्य फल देखिए, ये जो होता है बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे या अन्य चीज़ों में भी पूछा गया है कि असत्य फल क्या होते हैं। तो असत्य फल हम कह सकते हैं कि जिसमें पुष्प का सारा भाग जो है काम करता है, उसे हम असत्य फल कहते हैं। पुष्प का सभी भाग, बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, जैसे सेब है, नाशपाती है, स्ट्रॉबेरी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कई बार पूछा गया कि नाशपाती, सेब और जो है किस प्रकार के फल हैं, सत्य फल हैं या असत्य फल हैं। तो पुष्प, एक ही चीज़ समझिए याद करने के लिए कि जिसमें पुष्प का सारा भाग काम करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, असत्य फल कहते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, ये निषेचन हो जाता है, फल बढ़ने लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पहली बात, बाह्य दलपुंज, जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं ये वाला हिस्सा के रूप में, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आप कह सकते हैं पुष्पासन है। उसके बाद जो है ये बाह्य दल है, ये वाला हिस्सा क्या है, बाह्य दल है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपको
ये वाला हिस्सा जो है क्या है आपका वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और यहाँ पे अंडाशय है। ये वाला मैं बना रहा हूँ क्या, पुंकेसर मतलब उमंग, ये दोनों तरफ से। और इसके बाद जो है मैं ये बना रहा हूँ दल। तो अब देखिए क्या करें, बाह्य दल क्या होता है, ये वाला हमारा बाह्य दल है। क्या है, बाह्य दल। तो बाह्य दल जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, जब इसके अंदर अंडाशय, जब इसके अंदर अंडाशय हो जाएगा, बीज बनना शुरू हो जाएगा, फल बनना शुरू हो जाएगा, तो बेचारा ये जो वाला हिस्सा होगा क्या होगा, सूख जाएगा और सूख कर क्या हो जाता है, गिर जाता है। कभी कभी फल के साथ भी क्या होता है, सिरलग्न रहता है, मतलब टमाटर जैसे, मिर्च है, बैगन, आप देखे होंगे कि ऊपर वाला जो है उसका टोपिया, ठीक ना, क्या होता है, लगा रहता है, ठीक है ना, टमाटर में लगा रहता है, मिर्ची में लगा रहता है, बैगन में लगा रहता है, इन सारी चीज़ों में उसकी टोपियाँ जो होती है लगी रहती है। मतलब आप समझिए कि बाह्य दल में कौन काम कर रहा है। देखिए ये वाला हिस्सा जो इस प्रकार से आती है, तो ये वाला पकड़े रहता है, तो यही क्या है, बाह्य दल है। उसके बाद क्या है, दलपुंज। दलपुंज भी क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, पत्तियाँ क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। पुमंग भी क्या हो जाता है बेचारा का, ये जब इसके साथ निषेचन कर लेता है तो इसका काम समाप्त, ये भी गिर जाता है। अब वर्तिकाग्र की बात आती है, तो वर्तिकाग्र क्या है, ये भी गिर जाता है, वर्तिका भी गिर जाती है। बात है अंडाशय। अंडाशय किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाता है। अंडाशय जो है ये किस में बदल जाता है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा जो है यही क्या हो जाएगा, फूल करके ये बड़ा बन जाएगा और क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। बीजांड क्या होता है, बीज में बदल जाता है। बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। अब देखिए निषेचन के बाद जो होती है बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होता है, बीज में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। जो बाह्य आवरण होता है, बीज का बीज चोल बन जाता है। अंतः आवरण, बीज का अंतः कवच बन जाता है। बीजांड वृंत क्या होता है, नष्ट हो जाता है। बीजांडकार क्या होगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, बीजांडकाय प्रायः समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आता है असंग जनता। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों। कह रहे हैं कि कभी कभी, क्या मेरे मन में ख्याल आता है ना, देखिए कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में, जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल के अंतर्गत जो युग्मनज होता है, युग्मक संलयन जो होता है, अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, ठीक ना, अब फिर भी नए पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ये तो बात वही हो गई कि मतलब पति पत्नी का मिलन भी नहीं हुआ और बच्चा भी हो गया, ठीक है। तो वही सब कह रहे हैं कि असंग, मतलब हमने संग में नहीं रहा, फिर भी जनता, फिर भी बच्चा हो गया, तो असंग जनता, इस क्रिया को हम असंग जनता कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है। असंग जनता में क्या समझे कि मतलब बिना निषेचन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, ठीक ना, नए पौधे का निर्माण हो जाना असंग जनता कहलाता है। ये कैसे होगा, काई की जनन के माध्यम से होगा। इसके अंदर बीजों के अतिरिक्त पादप के अन्य किसी भी भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका, नए पौधों के उत्पन्न किया जाता है, ठीक ना। बीज के स्थान पर उपयोग में लाए जाने वाले पौधों के भागों को ही प्रोपेगुल कहते हैं, गन्ना, आलू इत्यादि। तो ऐसे भी क्या हो गया, पौधा बन गया, ठीक ना। हमने क्या देखा कि जो असंग जनता होती है दो प्रकार से होती है, बीज को छोड़कर पौधे किसी अन्य भाग से हो जाएगा, और दूसरा होता है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, यहाँ पे देखते हैं अनिषेक बीजता क्या कहती है। अनिषेक बीजता का अर्थ है यहाँ पे कि बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, ठीक ना। यह निम्न प्रकार की होती है। एक अपस्थानिक हो गया। अपस्थानिक में यदि देखेंगे तो क्या होता है, भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय अथवा अध्यावरणों की द्विगुणित कोशिकाओं से ही हो जाता है, नींबू, आम, संतरा, प्याज आदि से। द्विगुणित में क्या होगा, द्विगुणित में क्या होगा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से सीधे बिना सूत्री विभाजन के ही भ्रूणपोष बन जाता है, और यह पार्थिनियम। यहाँ पे है एक अनिषेचक फलन। अनिषेक मतलब बिना निषेचन के फल का क्या हो जाना, निर्माण हो जाना। अनिषेक फलन क्या है, तो अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। और ये फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अनिषेक फलन जो होते हैं कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं, बीज सहित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रहेगा तो लगा सकते हैं। और अनिषेक जनन क्या होता है, तो बिना निषेचन के भ्रूण बनने की घटना, अनिषेक जनन और अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, अनिषेक जनन। जनन का मतलब क्या हुआ, भ्रूण का बनना, और फलन का मतलब क्या हुआ है, फल का बनना। ये ध्यान रखें।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुभ्रूणता क्या होती है। तो कह रहा है कि बहुभ्रूणता में किसे कहते हैं, जब बीजांड या बीज में से एक ही बीजांड या बीज होगा और उससे अधिक क्या होंगे, भ्रूण उत्पन्न हो जाएंगे। कहा बहु मतलब बहुत से, भ्रूण मतलब भ्रूण। अब खेत में मान लीजिए बीज बोइएगा तो एक ही ना बीज बोइएगा, लेकिन एक ही बीज से, एक ही बीजांड से कई सारे, ठीक ना, भ्रूण का उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसकी खोज जो किए थे लिवेन हॉक ने किया था, कब, 1791 ईस्वी में किया था। किससे, संतरे के बीज से। बहुभ्रूणता की खोज किस में की गई थी, तो संतरे के बीज से की गई थी। लेकिन अनावृत बीजों में यह घटना क्या है, सामान्य है, परंतु आवृत बीजों में यह काफ़ी कम पाई जाती है। तो अनावृत, जिसके बीज के ऊपर छिलके नहीं पाए जाते हैं, जिनके बीज जो होते हैं क्या बनते हैं, फल नहीं बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अनावृत कहते हैं। तो बहुभ्रूणता समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है, धन्यवाद।